कहानी का ये दूसरा भाग है और कहानी का नाम है मुझे माफ़ कर दो। शरद ने तुरंत उत्तर दिया, साची हमेशा खाने को मत दो इन्हें। माना कि बुढ़ापे में मन स्वाद के प्रति ज़्यादा लालायित होता है, मगर हाजमा तो कमज़ोर हो जाता है। इन्हें अब हल्का खाना जैसे उबली दाल और सब्जियां दो, चटर पटर देने की ज़रूरत नहीं है। माँ कोने में लेटी सब कुछ सुन रही थी और चाहती थी कि मन का गुबार निकाले, लेकिन क्या करे। बहू की आदत से वाकिफ़ थी। तभी साची की तीखी आवाज़ कानों में पड़ी। अब कोई छोटा बच्चा हो तो उसे समझाए भी, इतने बड़े इंसान को खुद पर नियंत्रण रखना चाहिए। मैं रोकूंगी तो सब मुझे ही बुरा भला कहेंगे। जो करना है तुम ही करो, तुम्हारी माँ है। अच्छा ठीक है, ज़्यादा बकबक मत करो, मैं शाम को दवा ले आऊँगा। माँ को शरद की आवाज़ सुनाई पड़ी। शरद तो चला गया, पर जानकी देवी सोच में पड़ गई। सोच में पड़ गई। बूढ़ा शरीर, पैर में प्लास्टर, दिल की मरीज, अकेलापन, बहू से अपने काम कराने का अपराध बोध और साथ ही बहू के व्यंग बाण उनकी आत्मा को छलनी कर रहे थे। अब बर्दाश्त नहीं होता। काश धरती फट जाती और वह इसमें समा जाती। वह सोचने लगी, बेटे को भी इतनी फुर्सत नहीं है कि माँ का हालचाल ले। वह कई साल पीछे लौट गई। कैसे कम पैसे होने के बावजूद उन्होंने अपनी इच्छाओं को मार कर सबकी इच्छाएं पूरी की। सारे घर के काम खुद किए ताकि पैसे बचा सके और बच्चों को सही पोषण दे सके। आज उनके त्याग का सिला यह मिल रहा है कि बच्चे उन्हीं के खाने पीने पर पाबंदी लगा रहे हैं। वही घर है, वही छत, वही दीवारें और वही लोग। लेकिन समय बदल गया, भावनाएं बदल गई और किरदार बदल गए। पहले घर में माँ कटोरी में खाना लेकर अपने बच्चों को एक एक कोर खिलाती और कहानियाँ सुनाती, मगर बच्चों के पास आज उन्हीं के लिए कोई समय नहीं है। माँ सोचने लगी, शरद को नहीं मालूम कि माँ क्या खाती है और क्या नहीं, मगर बहू तो जानती है कि वह हमेशा सिंपल खाना ही खाती है। उन्हें याद आ रहा था जब बहू प्रेग्नेंट थी, वह उसे पसंद का खाना बना बना कर खिलाती थी, मगर उसी बहू को माँ का जरा सा खाना भारी पड़ रहा है। शरद ने भी माँ का हालचाल लेना बंद कर दिया है। एक अरसा हो गया कुछ देर बेटे से बात किए हुए। एक व्यक्ति की तनख्वाह में उन्होंने 5 बेटों को पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया और घर भी बनवाया। जब कभी वह शरद के पापा से गहने की जिद करती तो वह कहते, देखो यह घर, क्या यह तुम्हारे नौलखा हार जितना कीमती नहीं है। साची से उन्हें कई शिकायतें हैं। उसने हमेशा माँ को बोझ की तरह देखा, उन्हें हमेशा अकेले खाने को दिया, कभी बेटे या बच्चों के साथ खाना नहीं परोसा। जब कभी शरद कहता कि साथ खाएंगे तो वह उसे समझा देती कि माँ को हार्ट की दवाई देनी है, उन्हें समय पर खाना देना जरूरी है। सच्चाई यह थी कि वह माँ को स्वादिष्ट भोजन से दूर रखना चाहती थी। बेटे ने भी कभी यह नहीं देखा कि माँ ने क्या खाया, दवा ली या नहीं। छुट्टी हो या त्यौहार, माँ के खाने का मेन्यू और समय निर्धारित था। एक आध बार बेटे के सामने मुंह खोलने की कोशिश की तो तुरंत बहू ने समझा दिया, देखो माँ, शरद वैसे ही ऑफिस में परेशान रहते हैं और आपके कारण घर में कलह हो, यह मैं बिल्कुल नहीं चाहती। आपको यहाँ रहना है तो सबके साथ एडजस्ट करके रहना होगा, वरना आप भाई साहब के यहाँ जा सकती है। यह सुनकर जानकी देवी सन्न रह गई। बाकी बेटे भी कोई कम तो न थे। हाँ, यह अलग बात कि यह घर जानकी देवी का था। उनकी बरसों की संजोई यादें यहाँ थी। कई हसीन पलों का गवाह था यह घर। कई बार मन होता है उनका कि शरद से सब कहे, मगर बहू के उलाहनों का भय उनका मुंह खुलने न देता। धीरे धीरे जानकी देवी का खाना कम होता जा रहा था। अब एक रोटी सुबह और एक शाम खाने लगी। कम खाने से आंतें चिपक गई और पेट में दर्द रहने लगा। दिन प्रतिदिन दुबली होती जा रही थी। दूध और कैल्शियम की कमी के कारण उनकी टूटी हुई हड्डी भी नहीं जुड़ पा रही थी। माँ घर में होते हुए भी नहीं थी या अस्तित्वहीन हो चुकी थी। 2-3 दिन से उन्हें तेज बुखार और खांसी थी। बार बार आँख और नाक से पानी बह रहा था। कमजोरी के कारण बैठ नहीं पा रही थी। बीच बीच में उल्टी हो रही थी, मगर साची ने शरद को कुछ भी नहीं बताया।
जानकी देवी कमरे में पड़ी कराहती रही। ठीक से सफाई नहीं होने के कारण कमरे में दुर्गंध आ रही थी। जानकी देवी को उठना था और वह बहू को आवाज़ दे रही थी, मगर साची अपने दोस्त के घर गई थी। जब असह्य हो गया तो जानकी देवी उठी और वॉकर लेकर चल दी। टॉयलेट से वापस आते हुए एकाएक उन्हें चक्कर आया और वह बेहोश होकर गिर गई। शरद के घर आने का वक्त हो रहा था। उसी समय साची घर लौटी, ताला खोलकर किचन में गई और नाश्ता तैयार करने लगी। शरद जब अंदर आ रहा था तो उसे माँ के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। साची से पूछा, माँ ठीक है ना साची? हाँ बिल्कुल ठीक है, तुम नाश्ता करो। दोनों चाय पीने लगे। माँ को कुछ होश आया तो वह उठने की कोशिश करने लगी, मगर दोबारा गिर पड़ी। आवाज़ सुनकर साची और शरद कमरे में आए। माँ की दशा देखकर शरद अचंभित रह गया। जर्जर कमज़ोर अंदर धसी आंखें। इतने ही दिनों में माँ जिंदा लाश की तरह हो चुकी थी। शरद का मन भर आया। उसने सहारा देकर माँ को उठाया और बिस्तर पर लिटा दिया। आज एक अरसे बाद बेटे को देखकर माँ का मन भर आया। माँ तुम तो बहुत कमज़ोर हो गई हो। जानकी देवी की नज़रों ने उल्हाना दिया और कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटा तुझे आज पता चला। चलो कम से कम मेरा दर्द तो महसूस किया तुमने। वैसे मैं ठीक हूँ, परेशान ना हो। शरद ने माँ को डॉक्टर को दिखाया। एकाएक अपराध बोध ने शरद को जकड़ लिया। सोचने लगा, साची तो बहू है, वह भी घर की सारी जिम्मेदारियां निभाती है और माँ के काम करती है, लेकिन वह बेटा होते हुए इतना निष्ठुर कैसे हो गया। एक दिन में तो माँ की यह हालत हुई नहीं है, वह तो धीरे धीरे मौत के करीब पहुँची है। शरद की आंखों से आंसू गिरने लगे। सोचने लगा, माँ की इतनी सेवा करेगा कि वह उसे माफ़ कर देगी। अब वह साची के भरोसे नहीं रहेगा, खुद माँ की जिम्मेदारियाँ उठाएगा। शरद सोच ही रहा था कि माँ की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट देखकर डॉक्टर बोले, इन्हें डेंगू है और इनकी हालत अभी नाजुक है, कमज़ोर भी बहुत है, पैर में फ्रैक्चर है, गिरने से कमर और कूल्हे में भी चोट लगी है। हम कोशिश करेंगे मगर इलाज थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इन्हें अस्पताल में ही रखना होगा। जाने क्या हुआ। डॉक्टर की बात सुनकर माँ का चेहरा खिल उठा। उन्हें अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। वह यही मुक्ति चाहती थी। शरद ने कहा, माँ तुम चिंता मत करो, आजकल हर बीमारी का इलाज है, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊँगा। मगर जानकी देवी के चेहरे पर चिंता की रेखा तक नहीं थी। वह मुस्कुराते हुए बोली, बेटा यह डेंगू है और मेरी हालत बहुत ख़राब है, मगर मैं खुश हूँ। क्या? शरद विस्मय से बोला, हाँ बेटा, अब मुझ पर हो रहे खर्च कोई नहीं गिनाएगा, मेरे खाने पर अंकुश नहीं लगेगा और मुझे अकेलेपन से मुक्ति मिलेगी। बहू भी मेरे बोझ से आज़ाद हो जाएगी। दोस्त साची का नहीं है बेटा, लेकिन जब अपने ही कोख से जन्मा बेटा माँ को पराया समझने लगता है तो दुख होता है।